एक साथ के लिए भी ख्याल नहीं आता कि मैं कभी फरहाद अली तैमूर था। ऐसी हालत में कोई भी ख्याल ख्वानी करने वाला दुश्मन मुझे पहचान नहीं सकता था। रसवंती मेरे दिमाग में होगी, मैं पराई सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकता। वो अपनी आवाज़ सुनाए बगैर मेरे दिमाग को अपने कंट्रोल में रखती होगी। मेरे खाने पीने, कहीं जाने और किसी से मिलने पर उसका इख्तियार होगा, जो मेरी समझ में नहीं आता। तन्वीमी नींद से बेदार होने के बाद मैं सबको भूल गया था। आईना देखकर याद आया था कि मैं प्रिंसेस आइलैंड का एक खतरनाक गुंडा माइटी पाशा हूँ। मुझे उन तमाम जगहों के नाम याद आ रहे थे जहाँ पाशा रातें गुजारता था। जब से शराफत की ज़िंदगी शुरू की थी तब से ऊंची सोसाइटी के महंगे क्लबों में जाता और मौजूद सरमाएदारों के साथ जुआ खेलता। मैंने सोचा किसी क्लब में जाकर खेलना चाहिए। फिर दूसरी सोच ने कहा ताश के पत्ते कागज़ के होती हैं, मगर फौलादी इंसान को तोड़ कर रख देती हैं, यानी कागज़ से फौलाद कट जाता है। तबाह बर्बाद करने वाले शौक से तौबा करना चाहिए। मेरे दिमाग में ये दूसरी सोच रसवंती की थी। वो मेरे लबो लहजे में बोल रही थी, इसलिए मैं उसकी मौजूदगी को समझ ना सका। वो आम बीवियों की तरह मुझे जुआ खेलने से बाज रख रही थी और कह रही थी, आज रात इसी कोठी में आराम करना चाहिए। मुझे याद नहीं था कि मैंने पिछली रात थेल्मा और एक फ्रॉड जूली के साथ जागते हुए गुजारी है, लिहाजा सो जाना चाहिए। मुझे सोचते सोचते नींद आ गई, यानी रसवंती ने थपक कर सुला दिया। उधर पूरे इस्तांबुल शहर में फरहाद अली तैमूर को तलाश किया जा रहा था। यहाँ भी सुपर मास्टर, मास्कमैन और इसराइली जासूस सरगर्म अमल थे। उन सब का मंसूबा तकरीबन एक जैसा था। मैं जिसके भी हत्थे चढ़ जाता वो अपनी असलियत छुपा लेता और कोशिश करता कि मुझे अगवा करने और कैदी बनाने का इल्ज़ाम दूसरों पर आयद होता रहे। वो ये भी मालूम करना चाहते थे कि आज भरी पूरी शाहराह से कौन लोग मुझे जूली से छीन कर ले गए थे। जूली और किंग ऑफ क्राइम्स मेरे लिए परेशान थे, इससे शर्मिंदगी से झुंझला रहे थे कि वो मुझे हिफाजत से अपने घर तक ना ला सके। सुपर ताकतों के जासूस और आलाकार इन बहन भाइयों को धमकियां दे रहे थे। उनसे पूछ रहे थे कि उन्होंने फरहाद को किसके हवाले किया है। वो कस्में खा रहे थे कि उन्होंने किसी के हवाले नहीं किया। कोई ज़बरदस्त चाल चलकर उनसे फरहाद को छीन कर ले गया है, लेकिन कोई उनकी कस्मों पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। सुपर मास्टर, मास्कमैन और इसराइली इंटेलिजेंस वाले एक दूसरे पर हमले कर रहे थे। एक दूसरे के आलाकार को पकड़कर पूछ रहे थे, बताओ फरहाद को अगवा करके कहाँ छुपाए। उन्होंने एयरपोर्ट और फ्लाइंग क्लबों में जाकर मालूमात हासिल की थी। शहर की तमाम शाहराहों की नाकाबंदी कर दी थी। उन्हें यकीन था अगवा करने वालों ने मुझे इसी शहर में कहीं छुपा रखा है। ऐसे में अली तैमूर ने माँ को मशवरा दिया, माँ आप इन कम वक्तों को आपस में लड़ाती रहें, हर एक के पास जाकर धमकी दीजिए कि वो पापा को आपके हवाले कर दे, वरना हमारी दुश्मनी महंगी पड़ेगी। रसवंती ने पहले सुपर मास्टर से पूछा, तुमने फरहाद को कहाँ कैद किया है। वो कसम खाकर बोला, हमने फरहाद साहब को देखा तक नहीं, आप हम पर शुबा क्यों कर रही हैं। वो बोली, अभी फरहाद ने ख्याल ख्वानी के जरिए मुझे बताया कि उसे अगवा करने वालों ने नींद का इंजेक्शन लगाया था। उसे मालूम ना हो सका कि किन रास्तों से कहाँ ले जाकर उसे कैद किया गया है। बेदार होने के बाद वो खुद को एक तारीख कोठरी में पा रहा है। उसे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, ना ही कोई उसकी बात का जवाब दे रहा है। एक भरी पूरी शाहराह से उसे अगवा करने की जरूरत तुम्हारे आदमी ही कर सकते हैं। आप भूल रही हैं, यह जरूरत मास्कमैन भी कर सकता है, और इसराइलियों को तो सुपर पावर बनने का खबत है। वो इस मकसद के लिए जायज़ या नाजायज़ तरीक़ों से फरहाद साहब को अपनी मुट्ठी में रखने की जद्दोजहद कर रहे हैं। यह हरकत उनकी भी हो सकती है। अब मैं मास्कमैन को इल्ज़ाम दूंगी तो वो भी इस इल्ज़ाम को तस्लीम नहीं करेगा। आप मास्कमैन और इसराइली हुक्काम को इल्ज़ाम ना दें, चुपचाप टेलीपैथी के जरिए उस मक्कार तक पहुंचने की कोशिश करें जिसने फरहाद साहब को कैदी बनाने की अहमकाना जुर्रत की है। इस सिलसिले में मैं भी अपने तमाम ज़रा इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन दो नए दुश्मन ऐसे हैं जिन तक हम नहीं पहुँच सकते। ये नए दुश्मन कौन है? ये मेरे मुल्क की बदनसीबी है कि ट्रांसफार्मर मशीन और नक्शे आप लोगों ने तबाह कर दिए। दो टेलीपैथी जानने वाले हमारा सरमाया थे, उन्होंने भी धोखा दे दिया। वो दोनों पिछले 5 दिनों से लापता हैं। जाते जाते नायब सुपर मास्टर से कह गए हैं कि वो हमारे मुल्क के पाबंद रहकर काम नहीं करेंगे, फरहाद अली तैमूर की तरह अपनी एक नई दुनिया आबाद करेंगे और दुनिया के तमाम ममालिक को और सुपर ताकतों को टेलीपैथी के हथियार से कमतर बनाकर रखेंगे। आप यकीन करें, वो दोनों टेलीपैथी जानने वाले हमसे बगावत करके हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन गए हैं। इन हालात में आप जैसे टेलीपैथी जानने वालों से दुश्मनी मोल लेने की हमाकत हम नहीं करेंगे। हम सोच रहे थे कि दुश्मनों की तादाद कम करेंगे। जो दुश्मन रह गए हैं उनकी दुनिया से दूर रहने के लिए सोनिया मेरी फैमिली के लिए एक अलग बस्ती बसा रही थी। उधर दो टेलीपैथी जानने वाले सुपर मास्टर को छोड़कर एक नया महाज बना चुके थे। जब भी नए दुश्मन पैदा होते हैं मेरी दास्तान कुछ और तवील हो जाती है। लोग पूछते हैं, ये दास्तान शैतान की आंत की तरह लंबी क्यों होती जा रही है, इसे बंद करो। भाई बंद तो तब होगी जब दुश्मन खत्म होंगे, और दुश्मन तब खत्म होंगे जब मेरी ज़िंदगी खत्म होगी। गोया तकाजा करने वाले जब ये कहते हैं कि दास्तान ख़त्म करो, तो गोया कहते हैं फरहाद अली तैमूर की ज़िंदगी की किताब बंद कर दो। मुश्किल यह है कि यह किताब किसी की हासिदाना साजिश से बंद नहीं होगी। दुआ मांगने से भी बात नहीं बनेगी। ऐसे में सिर्फ बद्दुआ रह जाती है, बात फिर वहीं आकर रुकती है। जब तक बद्दुआ कबूल होगी तब तक दास्तान तो चलती रहेगी। रात के 2 बजे थे, मैं गहरी नींद में था। अचानक आंख खुल गई। मैं फ़ौरन ही उठ बैठा। मुझे खतरे का एहसास हो रहा था। मैं पलंग से उतरकर चप्पल पहनता हुआ आगे बढ़ा।
फिर ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोलते ही ठिठक गया। चंद मुसल्ला जवान खड़े हुए थे। एक ने रिवॉल्वर की नाल मेरे सीने पर रखकर पूछा, तुम माइटी पाशा हो? मैंने सहम कर कहा, हाँ मैं माइटी पाशा हूँ, मगर कसम खाकर कहता हूँ कि जुराइम का रास्ता छोड़ चुका हूँ। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम लोग मुझे नुकसान पहुंचाने क्यों आए हो? वो रिवॉल्वर की नाल से मुझे पीछे हटाता हुआ और आगे बढ़ता हुआ बोला, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जिस्म पर हल्की सी खराश भी ना आए तो हमें फरहाद अली तैमूर का पता बता दो या उसके पास पहुंचा दो। फरहाद अली तैमूर? मैंने सोचते हुए कहा। फरहाद साहब से तकरीबन 10 माह पहले प्रिंसेस आइलैंड में मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझसे काम लिया था। इसके एवज मुझे काफ़ी दौलत दी थी। तब से आज तक मैंने उनकी सूरत नहीं देखी। सूरत नहीं देखी होगी, अपने दिमाग में आवाज़ तो सुनी होगी। हमने अच्छी तरह मालूम किया है तुम फरहाद के खास आदमी हो। तुमने आज सुबह उसे फरार होने में मदद दी है। हो सकता है तुमने इसी कोठी में या किसी खुफिया अड्डे में उसे पनाह दी हो। मैंने कहा, पहले तुम लोग इस कोठी की अच्छी तरह तलाशी लो। मैंने तमाम खुफिया अड्डे अपने साहब का वफादारों के दे दिए क्योंकि अब शराफत की ज़िंदगी गुजारूं। फिर भी तुम लोगों की तसल्ली के लिए उन अड्डों में तुम्हारे साथ चलूंगा। हाँ, मैं अहमक नहीं है। फरहाद किसी अड्डे में होगा तो वो जगह छोड़कर कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। अभी वो तुम्हारे दिमाग में रहकर हमारी बातें सुन रहा होगा। तुम लोग ख्वामखा शुबा कर रहे हो। मुझसे जैसी भी कसम ले लो, मेरा फरहाद साहब से फिलहाल कोई राब्ता नहीं। 2 मुसल्ला जवानों ने आकर कहा, हमने पूरी कोठी में देख लिया, यहाँ फरहाद नहीं है, इसे बॉस के पास ले चलो। वो मुझे धक्के देते हुए बाहर ले आए। वहाँ एक कार और वैगन कार खड़ी हुई थी। कार की पिछली सीट पर एक मोटा और भद्दा सा शख्स बैठा हुआ था। उसे देखकर यूं लगता था जैसे आदम साइज के मेंढक को कीमती कार में बिठाकर लाया गया हो। वो मेंढकी की तरह मोटी भद्दी आवाज़ में बोला, बैंग बैंग, इसे छोड़ दो, ये दुरुस्त कह रहा है। एक तवील अरसे से इसने फरहाद को ना देखा है ना दिमाग में इसकी आवाज़ सुनी है। मुसल्ला फरहाद ने मुझे छोड़ दिया। मेंढक ने कहा, बैंग बैंग, मगर याद रखो पाशा, अगर तुम्हारे पास फरहाद आए तो उसे ज़रूर पनाह देना, हमें खुशी होगी। मैंने कहा, मैं ज़रूर पनाह दूंगा, लेकिन आपको कैसे इतला दे सकता हूँ? हमें खबर हो जाएगी। बैंग बैंग। वो अपने आदमी के साथ वहाँ से चला गया। मैंने कोठी के अंदर आकर दरवाजे को बंद किया। पता नहीं हम क्यों अपने घरों के दरवाजे बंद करते हैं, जबकि शरीफ आदमी दस्तक दिए बगैर नहीं आते। चोर, बदमाश और कातिल मखसूस टेक्निक से ताले खोलकर या तोड़कर चले आते हैं। हम कभी बंद दरवाजे के पीछे महफूज नहीं रहते, फिर भी दरवाजों को मुकफ्फल रखते हैं। मेरी नींद उड़ गई थी। मैं फरहाद अली तैमूर के मुतल्लिक सोचने लगा। वो कहाँ है और क्या करता फिर रहा है? ये कौन लोग मुझे परेशान करने आ गए थे? अगर फरहाद मेरे घर में होता तो शायद वो मुझे गोली मार देते। ये तनवीमी अमल भी अजब तमाशे दिखाता है। मैं फरहाद होकर फरहाद के मुतल्लिक सोच रहा था कि वो इधर ना आए तो अच्छा है, वरना मेरी शामत आ जाएगी। मैं सर से पाँव तक और दिमाग के चोर खानों तक माइटी पाशा था और इस कोठी में एक शरीफ आदमी की तरह पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की तमन्ना कर रहा था। ये मेरे हक में बेहतर था। 2 नए ख्याल ख्वानी करने वालों में से कोई मेरे दिमाग में पहुंच गया था। इसीलिए कार में बैठे हुए मेंढक को यकीन हो गया था कि मैं हकीकतन माइटी पाशा हूँ। और फरहाद ने कई माह गुजरने के बाद भी मुझसे रब्ता कायम नहीं किया है। जो मेरी कोठी में घुस आए थे, उनके जरिए ख्याल ख्वानी करने वाले को मेरे दिमाग की तह तक पहुंचने का मौका मिला होगा। उसी ने मेंढक को बताया होगा कि पाशा फिलहाल काम नहीं आएगा, इसे छोड़ दिया जाए। हो सकता है फरहाद आइंदा रब्ता कायम करे। ख्याल ख्वानी करने वाला मेरे दिमाग में आता जाता रहेगा और मालूम करता रहेगा कि फरहाद मेरे पास पनाह लेने, ये मुझसे कोई काम लेने आता है या नहीं। मैं ये महसूस नहीं कर सकता था कि ऐसे वक्त सिर्फ दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला था या रसवंती भी थी। ये जो कुछ बयान कर रहा हूँ वो बाद में मालूम हुआ। रसवंती ने मुझे टेलीपैथी के जरिए सुलाया था और मुतमईन होकर खुद सो गई थी। उसके हिसाब से मैं सुबह 5 बजे बेदार होने वाला था। ये अच्छा हुआ कि मैंने आर्मर को राजदार बना लिया था। वो रात गई तक जागने का आदी था। जब वो सोने से पहले मेरी खैरियत मालूम करने आया तो उस वक्त मुसल्ला जवान कोठी में फरहाद अली तैमूर को तलाश कर रहे थे। उसने फौरन ही पारस को इतला दी, तुम्हारे पापा के बेडरूम में कुछ लोग घुस आए हैं। उन्हें माइटी पाशा समझकर कोठी के हर हिस्से में तुम्हारे पापा को तलाश कर रहे हैं। नैन्सी के लिए आज जैसे सुहाग रात थी। वो एक एक प्यार भरे लम्हे से जी भर के खेल रही थी। पारस आर्मर से बातें करने बाथरूम में आ गया। उसने कहा, अंकल प्लीज़ आप नैन्सी को टेलीपैथी की नींद फ़ौरन सुला दें, वरना वो मुझे बाहर नहीं जाने देगी। पारस ने उस इलाके में एक छोटा सा बंगला किराए पर लिया था जहाँ मैं पाशा की हैसियत से मुकीम था। उसके पास एक गाड़ी और वहाँ की काफ़ी करेंसी भी थी। एक फ्रांसीसी जासूस ने ये तमाम इंतजाम किए थे। जब वो बंगले से निकला तो नैन्सी गहरी नींद में डूब चुकी थी। वो तेज़ी से ड्राइव करता हुआ पाशा की कोठी की तरफ जाने लगा। करीब पहुंचकर एक स्ट्रीट पर गाड़ी रोक दी। पाशा की कोठी के बाहर 2 गाड़ियां नजर आ रही थीं। मुझे कुछ लोग पकड़कर मेंढक के सामने ले आए। आर्मर पारस को बता रहा था, बेटे खतरा टल गया, उन्होंने तुम्हारे पापा को छोड़ दिया है, वो उन्हें गिरफ्तार करके नहीं ले जाएंगे। पारस ने पूछा, गिरफ्तार करने के बाद क्यों छोड़ दिया? उनका मोटा सा बॉस कह रहा था कि पाशा सच कह रहे। फरहाद ने पाशा से रब्ता कायम नहीं किया। तुम्हारे पापा से कह रहे कि फरहाद वहाँ पनाह लेने आए तो उसे ज़रूर पनाह दी जाए। उनकी बातों के दौरान वो दोनों गाड़ियाँ वापसी के लिए चल पड़ी थीं। पारस भी गाड़ी स्टार्ट करके उनके पीछे चल पड़ा। आर्मर ने पूछा, क्या तुम ताकुब करोगे? जी हाँ, इन लोगों का ताल्लुक किसी ख्याल ख्वानी करने वाले से है। मुझे उनका पता ठिकाना मालूम करना चाहिए। बेटे मेरी एक बात सुनो। ज़रूर, फरमाइए। दुश्मनों को दोस्त बनाने की कोशिश करो, इससे ताकत बढ़ती है।
जैसे डैनी दानियाल के दोस्त बनने से हमारी कुव्वत में इजाफा हुआ। अगर इन दो नए ख्याल ख्वानी करने वालों के भी दिल जीत लोगे तो सोनिया अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। वो जो नई बस्ती बसा रही है वहां फिर कोई दुश्मन कभी कदम नहीं रख सकेगा। अंकल, ये दो टेलीपैथी जानने वाले पर निकलते ही हवाई हमले करने लगे हैं। इनके तेवर बता रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ कसम खाकर मैदान में आए हैं। फिर भी आप प्यारो मोहब्बत अमनो आश्ती के लिए मशवरा दे रहे हैं। दुश्मनों से भी नेकी करके देख लेने में हर्ज नहीं है। मैं आपके मशवरे पर अमल करूंगा। रात के 3 बजने वाले थे। सड़कों पर इक्का दुक्का गाड़ियां नजर आती थीं। ऐसे में ताकुब करने वाली गाड़ी साफ पहचानी जाती। पारस ने आगे जाने वाली दोनों गाड़ियों से काफी फासला रखा ताकि उसकी गाड़ी का रंग और बनावट अच्छी तरह नजरों में ना आए और ये शुबह ना हो कि एक ही गाड़ी पीछे चली आ रही है। वो अपनी कोशिशों में कामयाब रहा। आगे जाने वाले मुतमईन थे। आधे घंटे बाद उस मेंढक की कार एक कोठी के अहाते में दाखिल हो गई। पारस ने अपनी कार की रफ्तार और सुस्त कर दी। जिस वैगन कार में मुसल्लह अफराद बैठे थे उसका ताकुब लाजमी नहीं था। वो आहिस्ता आहिस्ता कार ड्राइव करता उस कोठी के सामने से गुजरा। मेन गेट पर लगी हुई नेम प्लेट पर एक नज़र डाली। किसी जॉन गास्कर का नाम लिखा हुआ था। वो स्ट्रीट और कोठी का नाम और नंबर ज़हन नशीन करते हुए आगे बढ़ गया। आगे जाने वाली वैगन कार जाने कहाँ निकल गई थी उसकी परवाह नहीं थी। वो हवाखोरी के अंदाज में ड्राइव करता हुआ 15 मिनट के बाद एक टेलीफोन बूथ के सामने रुक गया। बूथ के अंदर जाकर फ्रांसीसी जासूस से रब्ता कायम किया। वो सो रहा था। फोन की घंटी बजती रही। फिर नींद भरी आवाज़ सुनाई दी। ओ गॉड, 4 बजने वाले हैं। ऐसी गहरी नींद से जगाना कहाँ की शराफत है। कौन हो तुम? किससे बात करना चाहते हो? पारस ने कहा, ऐसे वक्त जगाना शराफत नहीं है, लिहाजा मैं शरीफ आदमी नहीं हूँ। मेरी आवाज़ सुनते ही नींद उड़ गई होगी। वो जल्दी से बोला, आप हैं? सॉरी सर। वो अक्सर रॉन्ग नंबर डायल करने वाले नींद खराब करते हैं इसलिए। पारस ने बात काट कर कहा, सही नंबर डायल करने वाले ने भी नींद खराब की है। सर, मुझे शर्मिंदा ना करें, मैं पूरी तरह बेदार हो चुका हूँ। तो फिर नोट करो, राबिया बसरी एवेन्यू में 808 नंबर की कार है जिस पर जॉन गास्कर की नेम प्लेट है। मैं उस कोठी के मकीनों के मुतल्लिक मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। जासूस ने कहा, जॉन गास्कर तुर्की का मशहूर पहलवान है, बैनुल-अक़वामी शोहरत का हामिल है और बहुत खतरनाक आदमी है। पुलिस वाले उससे कतराते हैं। वो इस्तांबुल में मास्क मैन की खतरनाक तंजीम का बॉस है। मैं 1 घंटे के अंदर मजीद मालूमात फराहम कर सकूंगा। ठीक है, मैं खुद ही राब्ता कायम करूंगा। पारस रिसीवर रखकर बूथ से बाहर आया। फिर स्टीयरिंग सीट संभाल कर आगे बढ़ गया। अगले राउंड अबाउट से घूमकर वापस जाना चाहता था लेकिन आगे जाकर रास्ते से भटक गया। वो वहां के इलाकों और रास्तों को पहचानता नहीं था। आर्मर ने कहा, मैं इस जासूस के दिमाग में चुपचाप जाकर तुम्हारी रिहाइशगाह तक जाने वाले रास्ते मालूम करूंगा, फिर तुम्हें आकर बताऊंगा। वो चला गया। पारस आहिस्ता आहिस्ता कार चला रहा था। एक दोराहे पर पहुंचकर उसने सोचा किस रास्ते पर जाना चाहिए। उसने दूर तक नजर दौड़ाई। तकरीबन 100 गज के फासले पर वो वैगन कार खड़ी हुई दिखाई दी जिसमें मुसल्लह अफराद सफर कर रहे थे। वो एक बार और ओपन रेस्टोरेंट के सामने खड़ी हुई थी। वो भी इत्मीनान से ड्राइव करता हुआ वहां पहुंच गया। कार को फुटपाथ के किनारे खड़ी करके बाहर आया। रेस्टोरेंट खाली था। बार के काउंटर पर 6 अफराद नजर आए। उन्होंने हथियारों को वैगन में छुपाया होगा। वह बियर के कैन पकड़े हुए पी रहे थे और एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। पारस ने काउंटर पर आकर पूछा, कॉफी मिल सकती है? काउंटर के पीछे खड़ी हुई एक उधेड़ उम्र की औरत ने कहा, सॉरी, रेस्टोरेंट अब सुबह खुलेगा। एक शख्स ने कहा, जवान, प्यास लगी है तो बियर पी लो। पारस ने कहा, शुक्रिया, मैं नहीं पीता। हमारे अकाउंट में पी लो। दूसरे आदमी ने कहा, बच्चे को शराब नहीं दूध पिलाती हैं। इस बात पर सब हंसने लगे। पारस ने कहा, तुम्हारे जैसे जिंदा दिल लोग मुझे अच्छे लगते हैं, मैं एक शर्त पर बियर पीऊंगा। तीसरे शख्स ने कहा, तुम्हारी शर्त मालूम है, तुम कहोगे कि हम सब का बिल तुम अदा करोगे। भाई, हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ेंगे। वह फिर कह के लगाने लगे। पारस ने कहा, चलो सबका बिल मैं अदा करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि हम बियर नहीं विस्की पियेंगे और एक दूसरे को अपनी झूठी शराब पिलाएंगे। इस तरह आपस में हमारी मोहब्बत बढ़ेगी। सबने यह शर्त मंजूर कर ली। पारस ने उनका पिछला बिल अदा किया। फिर सबके लिए विस्की के डबल पैक का ऑर्डर देकर उसकी रकम भी अदा कर दी। उधेड़ उम्र की औरत ने सबके लिए लार्ज पैक बनाए। आर्मर ने दिमाग में आकर पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारी रिहाइशगाह का रास्ता मालूम कर लिया। अंकल, मैं इनकी खोपड़ी घुमा रहा हूँ। अगर ये योगा के माहिर हैं तो चंद मिनट बाद सांस रोकने के काबिल नहीं रहेंगे। फिर आप इनका कच्चा चट्ठा मालूम कर लेंगे। सब ने अपने अपने गिलास उठा लिए। पारस ने अपने गिलास में से एक घोंट लिया। फिर उस गिलास को दूसरे शख्स के हाथ में देकर उसका गिलास ले लिया। उसमें से एक घोंट पीकर तीसरे को वो गिलास दे दिया। इस तरह दूसरों का जूठा गिलास उसके पास आ रहा था और उसका जूठा गिलास दूसरों के पास जा रहा था। वो पी रहे थे और कह रहे थे, भाई कमाल की विस्की है। 2-4 घूंट में नशा होने लगा। एक ने काउंटर पर झुककर उधेड़ उम्र की औरत से कहा, मैगी, क्या तुम जादू जानती हो? थोड़ी देर पहले तुम बुढ़िया लगती थी, अब एकदम से जवान हो गई हो। हाय, कितनी हसीन लग रही हो। मैगी ने कहा, मेरा एक बेटा तुम्हारी उम्र का है, इस हिसाब से तुम अपनी माँ को हसीन और जवान देख रहे हो। बोलो, अब कैसी दिखाई दे रही हूँ? वो नागवारी से बोला, तुम्हारे मुंह लगने से नशा भंग हो जाता है। पारस के मुंह से लगी हुई चीज, शराब हो या पानी, उसका नशा टूट नहीं सकता था। वो नशा सर चढ़कर बोल रहा था। जहर की एक जर्रा बराबर मिकदार ने शराब को 2 आतिशा बना दिया।
आर्मर उनके दिमागों में पहुंचकर जरूरी सवालात कर रहा था और जवाबात हासिल कर रहा था। एक ने दूसरे से पूछा, यार हम किसके लिए काम करते हैं? दूसरे ने सीने पर हाथ मारकर कहा, हम गास्कर के भरोसे वाले बंदे हैं। इस मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक बड़े बड़े बदमाश हमारे सामने घुटने टेकते हैं। पुलिस के सिपाही हमें सलाम करती हैं। हम इस शहर के हीरो हैं, हीरो। तीसरे शख्स ने काउंटर पर हाथ मारते हुए कहा, तुम्हें गास्कर के पास कौन ले जाता है? मैं ले जाता हूं। मैं। तुम सब कुत्तों की तरह खामोश खड़े रहते हो। गास्कर से बातें कौन करता है? मैं करता हूं। मैं उसका राइट हैंड हूं। उसके बहुत से राजों से वाकिफ हूं। आर्मर ने उसकी सोच में पूछा, गास्कर का कोई अहम राज बताओ। वो अपने एक साथी का गिरेबान पकड़कर बोला, क्यों बे, मुझसे राज पूछता है? नशे में सबकी खोपड़ी घूम रही थी। पारस ने कहा, हाँ ये पूछता है, मगर तुझे कुछ मालूम नहीं, तू राज क्या बताएगा? वह फिर काउंटर पर हाथ मारकर बोला, मैं बताऊंगा। पारस ने कहा, मैं नहीं बताने दूंगा, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तेरा बाप भी नहीं तोड़ सकेगा। गास्कर अब एक के लिए नहीं, दो के लिए काम करता है। वह बज़ाहिर मास्क मैन की खुफिया तंजीम का बॉस है, मगर सुपर मास्टर का भी कोई खास काम कर दिया जाता है, दोनों तरफ से माल कमाता है। पारस ने उसकी तारीफ की, अरे तुम तो वाकई गास्कर के राजदार हो। तुमने राज की बात बता दी और मैं तुम्हारा मुंह ना तोड़ सका। भला कैसे तोड़ सकता हूं? तुम तो गास्कर जैसे खतरनाक बॉस के चमचे हो, मगर याद रखो, जिस दिन मास्क मैन को ऐसी दोगली हरकतों का इल्म होगा, उसके आदमी गास्कर को गोली मार देंगे। वह फिर काउंटर पर हाथ मारकर कुछ कहना चाहता था, मगर उससे पहले ही नशा गालिब हो गया और वो काउंटर पर औंधे मुंह पड़ा रह गया। आर्मर ने कहा, यह दावे से कहना चाहता था कि गास्कर को मास्क मैन का कोई आदमी गोली नहीं मार सकता, कोई दुश्मन उसके करीब नहीं जा सकता, क्योंकि टेलीपैथी जानने वाले उसके दिमाग में आते हैं और उसे तमाम खतरात से बचाते रहते हैं। पारस ने कहा, आप गास्कर का फ़ोन नंबर मालूम करें। ये सुपर मास्टर बड़ी गहरी चाल चल रहा है। मास्कमैन के कंधे पर बंदूक रखकर हम बाप बेटों को शिकार करना चाहता है। मैं यहाँ से उठ रहा हूँ, आप काउंटर के पीछे खड़ी हुई औरत के दिमाग में रहें, ताकि वो मेरी गाड़ी का नंबर, उसका रंग और मॉडल याद ना रख सके। आर्मर ने मैगी की तवज्जो दूसरे कामों में लगा दी। पारस अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से रवाना हो गया। गास्कर के वो 6 आदमी होशोहवास में नहीं थे। कोई बैठे बैठे काउंटर पर औंधा हो गया था, कोई ज़मीन पर चारों शाने चित पड़ा हुआ था और कोई दीवार से टेक लगाकर बैठा रह गया था। मैगी ने केक को झिंझोड़कर होश में लाने की कोशिश की, फिर फ़ोन के पास बुड़बुड़ाती हुई आई, ये कमबख्त आजकल के ज़माने एक लार्ज बैग में ही हाथ पांव छोड़ बैठे हैं। वो करीबी पुलिस स्टेशन से राब्ता कायम करके उन शराबियों के मुतल्लिक इतला दे रही थी। आर्मर ने पारस के पास आकर उसे रिहाइशगाह तक गाइड किया, फिर पूछा, क्या अब तुम नींद पूरी करोगे? जी हाँ, आप भी आराम करें। अब 6 घंटे बाद मुलाकात होगी, मगर आप सोने से पहले पापा की खैरियत मालूम कर लें। आर्मर चला गया। पारस ने बंगले के अंदर आकर देखा, नैन्सी गहरी नींद में थी। एक तो वो यूं भी दिल खींच लेती थी, ख्वाबीदा हुस्न कुछ इस तरह दिल खींच रहा था। वो सैरज़दा सा होकर उसकी तरफ बढ़ा, फिर रुक गया। एक ज़रूरी काम रह गया था, इसलिए वो पहले टेलीफोन के पास आया, फिर रिसीवर उठाकर फ्रांसीसी जासूस से राब्ता कायम करने के बाद बोला, कुछ मालूम हुआ? उसने जवाब दिया, जी हाँ, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता पहलवान जॉन गास्कर कोठी नंबर 808 में रहता है। एक जवान बेटा और बेटी उसके साथ रहते हैं। बेटा बहुत बड़ा पुलिस अफसर है। वो अपनी जवान बेटी की शादी इंटेलिजेंस के एक बूढ़े डायरेक्टर जनरल से करना चाहता था, ताकि बेटे और बेटी के जरिए पुलिस और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में दूर तक रसाई हासिल कर सके। मगर अभी इतना मिली है कि अब से 2 घंटे पहले उसकी बेटी टीना को अगवा किया गया है। इस वक्त गास्कर की कोठी में पुलिस और इंटेलिजेंस के बड़े बड़े अफसरान मौजूद हैं। शहर के हर बदमाश का मुहासबा किया जा रहा है। एयरपोर्ट, बंदरगाहों और हाईवे की पुलिस चौकियों पर सख्ती से चेकिंग हो रही है। अगर आप उसे राब्ता कायम करना चाहें तो उसके 4 अदद फ़ोन नंबर नोट करें। पारस ने वो चारों फ़ोन नंबर नोट करने के बाद पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि गास्कर मास्कमैन की तंजीम का इलाकाई बॉस है? मेरी वाइफ प्रेस रिपोर्टर है, वो बड़े बड़े मारूफ लोगों की प्राइवेट लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानती है। उसने मुझे गास्कर के मुतल्लिक बताया है। मालूमात फराहम करने का शुक्रिया। मैंने सुबह 4 बजे तुम्हारी नींद खराब की। अब चाहो तो 6 घंटे तक आराम से सो सकते हो। उसने राब्ता ख़त्म कर दिया। उस जासूस को गास्कर के अंदरूनी राज मालूम नहीं थे। उसने एक ही अहम खबर पहुंचाई थी कि उसकी बेटी टीना को अगवा किया गया है। गास्कर की बेटी पर हाथ डालने की जुर्रत कोई ज़बरदस्त दुश्मन ही कर सकता था। उसके किसी दुश्मन से फिलहाल पारस को दिलचस्पी नहीं थी। वो नैन्सी के पास आ गया। उसके गुलाब जैसे चेहरे पर सांसों की आंच से दस्तक देने लगा। पहली दस्तक पर आंखें खुल गईं। आंखों में नींद का खुमार था। वो चंद लम्हों तक अपने दीवाने को सोचती हुई नजरों से देखती रही, फिर चौंक कर बोली, ओ माय गॉड, मैं सो गई थी। हाँ, मैं बाथरूम में गया था, वापस आकर देखा तो तुम सो गई थी। वो वॉल क्लॉक को देखते हुए बोली, मुझे याद है, तुम 2:30 बजे मुझे छोड़कर बाथरूम में गए थे। अब 5 बज चुके हैं। तुमने इन 2.5 घंटों में मुझे क्यों नहीं जगाया? मैं कशमकश में था। दिल तुम्हारे लिए मचल रहा था। मैं तुम्हें जगाना चाहता था, मगर मोहब्बत समझाती थी कि मेरी जान थक गई है। उसे नींद से जगाना जुल्म होगा। मोहब्बत में ये जुल्म अच्छा लगता है। क्या इतना भी नहीं जानते? क्या इतनी देर कशमकश में रहे?
तुम्हारा ख्वाबीदा हुस्न मेरे होश उड़ा रहा था। मैं तुम्हें देखता ही रहा। मुझे वक्त गुजरने का एहसास ना हुआ। मैं क्या बताऊं तुम क्या चीज़ हो, सोते वक्त भी लूट लेती हो। वो खुश होकर लूटने का सामान करने लगी। दूसरी सुबह रसवंती मेरे दिमाग में आई। मैंने तनवीमी अमल से पहले उसे सख्ती से मना किया था कि वो 1 हफ्ते तक मुझे मुखातिब नहीं करेगी, ना ही किसी तरह मेरे दिमाग में अपनी सोच की लहरों को जाहिर होने देगी। पारस ने पिछली रात जो मालूमात हासिल की थी उनके मुताबिक ख्यालख्वानी करने वाले गास्कर से राब्ता कायम कर रहे थे। गास्कर ने अपने आदमियों से कहा था कि मैं वाकई माइटी पाशा हूं। मेरा बयान दुरुस्त है, लिहाजा मुझे छोड़ दिया जाए। उसके यकीन से भी साबित होता था कि किसी ने टेलीपैथी के जरिए मेरे दिमाग को कंगाला है और मेरे माइटी पाशा होने का यकीन किया है। मैं जानता था ऐसा ज़रूर होगा, इसीलिए मैंने रसवंती को अपने दिमाग में मोहतात रहने की ताकीद की थी। उसने सुबह आकर चुपचाप मालूम किया कि पिछली रात मुसल्ला अजनबी कोठी में घुस आए थे। मेरे सामने मुझे ही तलाश करते रहे, फिर कोई नुकसान पहुंचाए बगैर वापस चले गए। रसवंती ने आरमर से पूछा, क्या आपको मालूम है पिछली रात फरहाद के साथ क्या हुआ? हाँ, मैं फरहाद के पास खामोशी से मौजूद था। आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? तुम सो रही थी, कोई तशवीश की बात नहीं थी। मैंने तुम्हें नींद से जगाना मुनासिब नहीं समझा। अलबत्ता पारस को इतला दी थी। उसने मुजरिमों का ताक़ुब किया था। वो मुजरिम कौन थे मुझे बताओ। पारस ने कितनी अहम मालूमात हासिल की हैं। वो सुपर मास्टर के आदमी थे। उनके दरमियान कोई ख्यालख्वानी करने वाला मौजूद था। उसने फरहाद के दिमाग को टटोला होगा और उसे मुकम्मल पाशा की हैसियत से देखकर यकीन किया होगा कि फरहाद उसकी कोठी में नहीं है। मैं नहीं मानती वो ख्यालख्वानी करने वाले अब सुपर मास्टर के साथ नहीं है। पारस ने गलत मालूमात हासिल की हैं। मैं गलत और सही नहीं जानता, जो मुझे मालूम है वही बयान कर रहा हूँ। अच्छी बात है, मैं अभी पारस से बात करती हूँ। ठहरो, वो तमाम रात जागता रहे, अभी सो रहा है, तुम्हें 6 घंटे बाद राब्ता करना चाहिए। वो दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोचने लगी। पारस बहुत चालाक है, वो गलत मालूमात से मुतमईन नहीं होता। अगर उसकी मालूमात दुरुस्त है तो इसका मतलब है सुपर मास्टर ने मुझसे झूठ कहा है, मुझे ये कहकर धोखा दे रहा है और खुद को मजलूम बना रहा है कि आखिरी 2 ख्यालख्वानी करने वालों ने उसका साथ छोड़ दिया है। वो अपने होटल में टहल रही थी और सोच रही थी, अभी सुपर मास्टर के पास जाकर उसका मुहासबा करना चाहिए। मैं उसकी खुशफहमी खत्म कर दूंगी, उसे बता दूंगी कि उसका झूठ पकड़ा गया है। वो गुस्से में सोच रही थी और ख्यालख्वानी की परवाज करना चाहती थी। उसने दिल में यह अहद किया था कि कभी गुस्से में नहीं आएगी और जोश में आकर सोचे समझे बगैर कोई कदम नहीं उठाएगी। ऐसा कोई वक्त आएगा तो अपने बेटे अली तैमूर से मशवरा करेगी। बेटा इस वक्त बाबा साहब के दारे की लाइब्रेरी में बैठा मुताले में मसरूफ था। फरजाना उससे 1500 मील के फासले पर सोनिया के पास थी। ये फासला ज्यादा नहीं था। वो कार या हेलीकॉप्टर के जरिए वहां जा सकता था, अपनी महबूबा के साथ रंगीन लम्हात गुजार सकता था। लेकिन वह खुश्क किताबों के साथ वक्त गुजार रहा था। रसवंती ने उसे पूछा, क्या फरजाना से मिलने नहीं जाओगे? नहीं मामा, अभी उससे मिलना मुनासिब नहीं। वो सोनिया मामा के पास रहकर ज़रूरी ट्रेनिंग हासिल कर रही है। मुझे देखकर उसका ध्यान बढ़ जाएगा। वह पूरी तवज्जो से तरबियत हासिल नहीं कर सकेगी। ऐसे वक्त हमें तफरीही जज्बात को कुचल देना चाहिए। रसवंती ये सोचकर खुश होती थी कि बेटा होने वाली बहू से ज़्यादा लगावट नहीं रखता। उसने ख्यालख्वानी के जरिए बेटे को मुखातिब किया। उसने किताब से सर उठाकर पूछा, यस मामा, क्या पापा के पास गई थी? हाँ, वो खैरियत से हैं। पिछली रात कुछ लोग उनकी कोठी में घुस आए थे, फिर उन्हें माइटी पाशा समझकर वापस चले गए। रसवंती ने पूरी तफसील बताई। अली तैमूर ने कहा, यकीनन उन मुजरिमों के साथ कोई ख्यालख्वानी करने वाला था। पारस की मालूमात के मुताबिक वह सुपर मास्टर के आदमी थे और सुपर मास्टर ने कसम खाकर मुझसे कहा है कि आखिरी 2 ख्यालख्वानी करने वालों ने उसका साथ छोड़ दिया है। दुश्मन की कसम में भी दुश्मनी छुपी होती है। सुपर मास्टर ने आपसे झूठ कहा है, क्या मैं उसके साथ सख्ती से पेश आऊं? इसका फ़ायदा क्या होगा? उसे ये तो मालूम होगा कि मैंने उसका झूठ पकड़ लिया है। आइंदा वो फ्रॉड नहीं करेगा। आप दूसरे पहलू पर भी नजर रखें। कल रात उसने झूठ कहा और आपने यकीन कर लिया। आज सुबह इस झूठ की तरदीद करेंगी तो वह समझ लेगा कि पिछली रात पाशा का मुहासबा करते वक्त ये बात सामने आई थी कि ख्यालख्वानी करने वाले सुपर मास्टर के आदमियों के साथ थे। यानी पाशा के दिमाग में पापा आते जाते हैं, या फिर वो पाशा पापा के लिए अहम रोल अदा कर रहा है जिसका सुराग पाशा के दिमाग से नहीं मिल रहा है। इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि उसके दिमाग को तनवीमी अमल के ज़रिए असर रखा गया है। क्या आप चाहती हैं कि सुपर मास्टर को एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलती जाए और इस तरह वो पापा तक पहुंच जाए? नहीं बेटे, मैंने इतनी दूर तक नहीं सोचा था, इसलिए तुमसे मशवरा कर रही हूं। मैं सुपर मास्टर से राब्ता कायम नहीं करूंगी, लेकिन एक बात खटक रही है। वो क्या? पारस अपने बाप की हिफाजत के लिए इस्तांबुल पहुंच गया है। वो आखिरी 2 ख्यालख्वानी करने वालों तक जरूर पहुंचेगा और उन्हें ख़त्म कर देगा। आप ये कहना चाहती हैं कि पारस एक और बड़ा कारनामा अंजाम देकर मुझसे बरतर हो जाएगा? हाँ, तुम फौरन इस्तांबुल जाओ और उन टेलीपैथी जाने वाले दुश्मनों तक पहुंचो। मैं ख्यालख्वानी के जरिए तुम्हारे रास्ते के पत्थर हटाती जाऊंगी। ओ मेरी अच्छी मामा, आप ये काम पारस के लिए भी कर सकती हैं। वो तो मैं करूंगी, वो भी मेरा बेटा है। मगर तुम इस्तांबुल जाओ। मैं आपको कैसे समझाऊं?
मुझे यहाँ मसरूफ़ रहने दें, मैं इस इदारे में रहकर एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देने वाला हूँ। मैंने सुना है तुम कोई इलेक्ट्रॉनिक आला तैयार कर रहे हो, आखिर वो क्या है? ये एक ज़बरदस्त ईजाद होगी। ये आला एक छोटे से लॉकेट की मानंद है, इसे गले में पहना जा सकता है, जेब में रखा जा सकता है या अंगूठी के तौर पर उंगली में पहना जा सकता है। आखिर ये है क्या? ये एक नए तर्ज का रिमोट कंट्रोलर है। अगर सामने कोई गन लेकर खड़ा हो और मुझे गोली मारना चाहता हो तो ये रिमोट कंट्रोलर उस गन का रुख दूसरी तरफ फेर देगा। वो खुश होकर बोली, क्या सच कह रहे हो? मैं आपसे झूठ बोलने या मजाक करने की गुस्ताखी नहीं कर सकता, लेकिन यह समझ में नहीं आई, रिमोट कंट्रोलर का ताल्लुक टीवी के कंट्रोलिंग सिस्टम से होता है, तुम्हारे कंट्रोलर का ताल्लुक किसी गन से कैसे होगा? मैं आपको टेक्निकल बातें समझाऊंगा तो आप नहीं समझ पाएंगी। आप यूं समझ लें कि हर वो हथियार जिससे फायरिंग होती है या एरो शूटिंग होती है, उन सब का कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, यानी कारतूस लोड करना, सेफ्टी कैच हटाना और ट्राइगर दबाना। ये तमाम हथियार फौलाद से बने हुए होते हैं। मेरे कंट्रोलर का ताल्लुक फौलाद से होगा। कंट्रोलर की नन्ही सी चरखी जैसे ही घूमेगी, सामने वाली गन की नाल भी दूसरी तरफ घूम जाएगी। तुम्हारी बात कुछ कुछ समझ में आ रही है। ये रिमोट कंट्रोलर कब तैयार होगा? कोशिश कर रहा हूं, जल्द ही तैयार हो जाएगा। फिर तो तुम मसरूफ रहो, तुम्हें इस्तांबुल नहीं जाना चाहिए, पहले अपनी हिफाजत का सामान तैयार करना चाहिए। आप फिर पापा के पास जाएंगी? हाँ, अभी जाऊंगी। पापा से कुछ कहना चाहते हो? आप कैसी बातें कर रही हैं? वो खुद को फरहाद की हैसियत से नहीं पहचानते। आप मेरा कोई पैगाम कैसे पहुंचाएंगी? क्या दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले उनके दिमाग में मौजूद नहीं होंगे? मैं भूल गई थी, यूं ही रवानी में पूछ बैठी कि शायद तुम अपने पापा को प्यार कहना चाहो। अब नहीं भूलूंगी। मामा, आप बुरा ना माने, पापा के दिमाग में जाकर फौरन आ जाया करें, उनके किसी काम में मुदाखलत ना करें। मुदाखलत ज़रूरी हो तो पहले मुझसे इस मामले पर गुफ्तगू कर लिया करें। पापा किसी क्लब या कमार खाने में जाएंगे, वहां किसी औरत से मिलेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। अपनी दानिस्त में कोई कदम उठाएंगी तो पापा को बराह रास्त या बिलवास्ता नुकसान पहुंचेगा। मैं कोई जज्बाती कदम नहीं उठाऊंगी, तुम इत्मीनान रखो। वह बेटे से रुखसत होकर मेरे दिमाग में आई। मैं उसे महसूस न कर सका, उसने भी मुझे मुखातिब न किया। सुबह के 9 बजे थे। मैं नाश्ता करने के बाद चाय पी रहा था। फोन की घंटी सुनकर उठ गया, हाथ में प्याली लिए ड्राइंग रूम में आया। प्याली सेंटर टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ गया, फिर रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से किसी ने पूछा, क्या तुम माइटी पाशा बोल रहे हो? जी हाँ, मैं ही माइटी पाशा हूँ, फरमाइए। क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं फरहाद अली तैमूर बोल रहा हूँ। रसवंती मेरे दिमाग में रहकर चौंक गई होगी, क्योंकि फरहाद को ही फोन पर कोई फरहाद अली तैमूर मुखातिब कर रहा था। मैंने परेशान होकर पूछा, फरहाद साहब, मैं आपका खादिम आपके लिए परेशान हूँ। आपको चंद नामालूम मुसल्लह अफराद तलाश कर रहे हैं। आप कहाँ छुपे हुए हैं? मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ दुश्मन किसी भी वक्त पहुँच सकती हैं। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मेरे लिए खुशी और फख्र की बात है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, लेकिन जैसा कि मैं कह चुका हूँ, दुश्मन आपकी ताक में है। यहाँ आपके आते ही वो भी आ जाएंगे। वो पिछली रात मुतमईन होकर गई हैं, बार बार इस कोठी की तलाशी लेने नहीं आएंगे। तुम्हारी कोठी से बेहतर मेरे लिए और कोई पनाहगाह नहीं। मैं आ रहा हूँ। फरहाद साहब, मेरे दिमाग में कोई टेलीपैथी जानने वाला आता है, उसे मेरे यहाँ आपकी मौजूदगी का इल्म हो जाएगा। होने दो, मैं बहुत मजबूर होकर आ रहा हूँ। मेरा दिमाग कमज़ोर हो गया है, जिसके बायस ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं हूँ, इसलिए फ़ोन पर गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर मुझे शाम तक आराम करने का मौका मिलेगा तो मैं ख्याल ख्वानी के काबिल हो जाऊंगा, फिर दुश्मनों से मुकाबला कर सकूंगा। मैं अभी आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। मैं सोच रहा था, फरहाद मेरे पास आकर रहेगा तो कैसे हालात पेश आएंगे। पिछली रात जो मेंढक आया था उसे किसी ख्याल ख्वानी करने वाले के जरिए यहाँ फरहाद की मौजूदगी का इल्म हो जाएगा। मेरी कोठी मैदान जंग बन जाएगी। मैं रिसीवर रखकर चाय पीने लगा। इतनी देर में चाय ठंडी हो गई। मैंने प्याली सेंटर टेबल पर रख दी। फ़ोन की घंटी फिर बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बैंग बैंग। क्या तुमने मुझे पहचाना? हाँ, पहचान रहा हूँ। भला कोई आदम साइज़ के मेंढक को भूल सकता है? यह क्या बकवास है, होश में तो हो। मैं बेख्याली में उसे मेंढक कह गया था। मैंने बात बनाते हुए कहा, सॉरी, मैं अभी नींद से बेदार हुआ हूँ और अभी तक खुमार बाकी है। जाने क्या कह गया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मुझे जॉन गास्कर कहते हैं। सुनो, तुम ये शराफत की ज़िंदगी शुरू करने से पहले बदमाश नंबर 1 रह चुके हो। इस्तांबुल के हर छोटे बड़े और नए पुराने मुजरिम को पहचानते हो। अगर मेरे काम करोगे तो मैं तुम्हें मुंह मंगा मुआवजा भी दूंगा और कभी तुम्हारे काम भी आऊँगा। मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, दोस्ती में तुम्हारा काम कर सकता हूँ। कल रात जब मैं तुम्हारे पास आया था, उस वक्त कोई दुश्मन मेरी बेटी को उठा कर ले गया। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले और शहर के तमाम गुंडे बदमाश उसे तलाश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम भी उसे तलाश करो। इसके लिए तुम्हें जितने आदमियों की, गाड़ियों की और हथियारों की ज़रूरत होगी मैं दूंगा। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं अब यहाँ से निकल रहा हूँ। मुझे ये बताओ, ऐसे कितने दुश्मन हैं जो तुम्हारी बेटी को अगवा करने की जुर्रत कर सकती हैं? मुझे सुपर मास्टर, मास्कमैन और यहूदी तंजीम में से जो बड़ी रकम देता है मैं उसके लिए काम करता हूँ। अगर एक के लिए दूसरे के मुफाद के खिलाफ काम करता हूँ तो वो दूसरा मुझसे दरपर्दा इंतकाम लेता है। मैं समझ गया। ये बताओ, इन दिनों किसके लिए काम कर रहे हो और उनसे किन लोगों को नुकसान पहुँच रहा है? ये राज की बात है। मैं नहीं बताऊँगा कि किसके लिए काम करूँ। अलबत्ता ये काम फरहाद के खिलाफ है।
लेकिन उसने आज तक किसी की बहू बेटी को अगवा नहीं किया। यह जलील हरकत यहूदियों की हो सकती है। क्या यहूदी तंजीम के एक आदि शख्स की निशानदेही कर सकती हो? गास्कर ने 2 अफराद के नाम और पते बताए, फिर रिसीवर रख दिया। मैंने बेडरूम में आकर लिबास तब्दील किया, जुराबे और जूते पहने, फिर आईने के सामने आकर बालों में कंघी करने लगा। तब याद आया कि फरहाद साहब आने वाले हैं। मैं गास्कर की बातों में उन्हें भूल गया था। अगरचे मुझे उनके आने की खुशी थी, मगर परेशानी भी थी। पता नहीं उनकी आमद के बाद यहाँ क्या होने वाला था। इधर मैं अपनी जात को भूलकर किसी फरहाद का इंतजार कर रहा था, उधर रसवंती पारस के दिमाग में आई। वो सो रहा था। पराई सोच की लहर महसूस करते ही बेदार हो गया। रसवंती ने कोड वर्ड्स अदा करने के बाद कहा, तुम्हारे पापा खतरात में घिरे रहते हैं और तुम लंबी तान कर सोते रहते हो। मामा, मैं पिछली तमाम रात जागता रहा था, अभी 3 घंटे की नींद पूरी की है। आप फौरन पापा के मुतालिक बताएं। दुश्मन का कोई आदमी फरहाद बनकर तुम्हारे पापा के पास कोठी में आ रहा है। रसवंती ने बताया। किस तरह एक अजनबी ने फरहाद बनकर मुझसे गुफ्तगू की है और मैं खुद फरहाद होकर धोखा खा रहा हूं और अपने यहाँ उस दुश्मन फरहाद का इंतजार कर रहा हूं। पारस ने कहा, मामा, आप उन खतरात का जिक्र करें जिनमें पापा घिरे हुए हैं। क्या किसी दुश्मन का फरहाद बनकर आना तुम्हारे पापा के लिए खतरनाक नहीं है? मैं समझता हूं कि अभी कोई खतरा नहीं है। आप खतरा नहीं, खतरात की बात कर रही हैं। किसी दूसरे खतरे के मुतल्लिक बताएं। तुम मेरी बात पकड़ रहे हो और वक्त ज़ाया कर रहे हो। अभी अली तैमूर होता तो फौरन अपने पापा के लिए हिफाजती तदबीर करता। इन हालात में अली तैमूर भी कुछ न करता, मेरी तरह नींद पूरी करना जरूरी समझता। क्या आप मुझे थोड़ी देर सोने की इजाज़त देंगी? तुम्हारे जैसी औलाद से और क्या तवक्को की जा सकती है? नई नवेली दुल्हन के साथ हो, ऐसे में बाप की मोहब्बत होगी ना अहमियत। वो दिमाग से चली गई। पारस ने नैन्सी को देखा, वो थक हार कर सो रही थी। दिन के 10 बज रहे थे। उसने नींद में उसकी तरफ करवट ली। पारस ने आंखें बंद कर ली, अपने दिमाग को हदायत दी, इसके बाद सो गया। रसवंती ने अली तैमूर के पास आकर कहा, तुम कह रहे थे मैं ख्याल ख्वानी के जरिए पारस के काम आऊं, उसे तो सोने से ही फुर्सत नहीं। मैंने उसे बताया कि तुम्हारे पापा के पास एक दुश्मन फरहाद बनकर आ रहा है। रसवंती ने उसे अजनबी फरहाद के मुतालिक बताया। अली तैमूर ने कहा, मामा, परेशानी की बात नहीं है। जब तक वो शख्स फरहाद की हैसियत से पापा के पास आकर नहीं रहेगा, उस वक्त तक ये मालूम नहीं हो सकेगा कि दुश्मन एक नकली फरहाद के जरिए किस किस्म की चालें चल रही हैं। पारस इसीलिए इत्मीनान से सो गया है। आप इत्मीनान रखें, वो नींद पूरी करने के बाद उस शख्स के पीछे पड़ जाएगा। बेटे, वो शख्स कह रहा था कि मैं फरहाद हूं, लेकिन अभी ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं हूं। इसका मतलब है वो किसी वजह से दिमागी तौर पर कमज़ोर है। वो पराई सोच की लहरों को भी महसूस नहीं कर सकेगा। मैं उसके दिमाग में पहुंचकर उसकी असलियत मालूम कर लूंगी। मामा, खुदा के लिए ऐसी गलती ना करें। आप यकीन से नहीं कह सकती कि वो शख्स दिमागी तौर पर कमज़ोर होगा। हो सकता है वो आपकी सोच की लहरों को महसूस कर ले, फिर यह भेद खुल जाएगा कि ख्याल ख्वानी करने वाले माइटी पाशा यानी पापा के करीब छुपे रहते हैं। आप किसी भी दुश्मन के दिमाग में जाने का इरादा कभी ना करें, ख्वाबों की तरह ही कमज़ोर नजर आता हो। अच्छी बात है, मैं सिर्फ खामोशी से तुम्हारे पापा की निगरानी करूंगी। कोई खास बात होगी तो तुम्हें बताऊंगी। आप मुझे नहीं, पारस को बताया करें। मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। वो रोज़ बरोज़ गुस्ताख होता जा रहा है। वो मुझसे बातें कर सकता था, मगर बड़ी बेरुखी से आंखें बंद करके सो गया। अली तैमूर अपनी माँ की गलत बयानी को समझ रहा था। भला उसकी मामा को कैसे मालूम हुआ कि वो आंखें बंद करके सो गया था? ये तो उसी वक्त मालूम होता जब मामा उसके दिमाग में रहती, और हसास दिमाग वाला पारस मामा की मौजूदगी में आंखें बंद करके सो नहीं सकता था। ऐसी हालत में कभी नींद नहीं आती। अली तैमूर ने कहा, कोई बात नहीं मामा, आप पारस के पास ना जाएं, मगर अंकल आर्मर को पापा के मुतालिक रिपोर्ट देती रहें। इस तरह पारस बदलते हुए हालात से बाखबर रहेगा। मैं तो बस रिपोर्ट पहुंचाने के लिए ही रह गई हूं। ठीक है, तुम कह रहे हो इसीलिए ऐसा करूंगी। वो बेटे के दिमाग से निकलकर मेरे पास आई। इधर मेरा इंतजार खत्म हुआ। मैंने कॉल बेल की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोला। कोई अजनबी एक हसीन दोशीज़ा के साथ नजर आया। दरवाज़ा खुलते ही वो दोनों अंदर आ गए। फिर उस शख्स ने कहा, मैं फरहाद हूं, तुम चेहरे से नहीं पहचान सकोगे, मैं मेकअप में हूं, और ये तुम्हारी भाभी रसवंती है। मैंने हैरानी से दोशीज़ा को देखकर कहा, भाभी, 2 जवान बेटों की माँ होकर भी कम से लड़की दिखाई देती है। मैं इन्हें देखकर हैरान हो रहा हूँ। वो हंसते हुए बोला, ये मेकअप का कमाल है। कभी तुम्हारे सामने मेकअप उतरेगा तो तुम्हें 2 बच्चों की माँ नजर आएगी। वो बातें करते हुए ड्राइंग रूम में आए। नकली फरहाद ने कहा, पहले हमारा कमरा दिखाओ ताकि हम कुछ देर आराम कर सके। मैं उन्हें एक कमरे में ले आया, फिर बोला, ये बहुत बड़ी कोठी है, आप जहाँ रहना चाहें रह सकती हैं। ये सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप यहाँ थकन उतारें, मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, शाम तक वापस आऊँगा। ऐसा क्या ज़रूरी काम है कि शाम तक वापसी होगी? मैंने कहा, जॉन गास्कर नामी एक शख्स की बेटी गवाह हो गई है, मैं उसकी तलाश में जा रहा हूँ। क्या उसकी बेटी को सूरत शक्ल से पहचानते हो? मैंने चंद लम्हों तक सोचने के बाद कहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं कुछ भूलने लगा हूँ। गास्कर से बहुत कुछ पूछा, मगर उसकी बेटी का हुलिया पूछना भूल गया। अभी मैं डायरेक्टरी में फ़ोन नंबर देखकर गास्कर से बात करूंगा और उसकी बेटी की तस्वीर तलब करूंगा। मैं टेलीफोन डायरेक्टरी लेकर गास्कर के फ़ोन नंबर ढूंढने लगा।
दुश्मन मेरे आसपास जैसा चक्कर चला रहे हैं, उसे अंदेशा है कि यह दास्तान बहुत ज्यादा उलझ जाएगी। लिहाजा मैं दुश्मनों की चालों को वजाहत से बयान कर रहा हूं। मुझे यकीन है वजाहत के बाद यह दास्तान और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। मैडोना जैक्सन नींद से बेदार हुई तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। पिछली रात उसे एक सरकारी खुफिया कमरे में सुलाया गया था। वह कमरा उस खुफिया तय खाने में था जहां ट्रांसफार्मर मशीन रखी हुई थी। इस मशीन से गुजरते वक्त ही मैडोना गहरी नींद में डूब गई थी। उसने आंख खुलते ही खुद से सवाल किया, मैं कहाँ हूं? दिमाग ने जवाब दिया, खुफिया तय खाने के कमरे में हूं और टेलीपैथी की एक नई दुनिया में दाखिल हो चुकी हूं। सरहाने रखे हुए इंटरकॉम के स्पीकर से आवाज उभरी, हेलो मैडोना, हम तुम्हें देख रहे हैं। तुम्हारी नींद पूरी हो चुकी है। तुम कैसा महसूस कर रही हो? वह इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर जवाब देना चाहती थी। आवाज आई, स्टॉप, रिसीवर को हाथ ना लगाओ। क्या तुम इसके बगैर बात नहीं करोगी? वो उठकर बिस्तर पर बैठ गई। उसका रुख शुमाल की तरफ था। उसने आंखें बंद करके बोलने वाले की आवाज और लबो लहजे को अपने अंदर दोहराया। दूसरी बार दोहराते वक्त उसे महसूस हुआ जैसे वो चश्मे ज़दन में दूसरी जगह पहुंच गई है। उसी लबो लहजे वाले को सोचते हुए सुन रही है। तब यकीन हो गया कि वो इंटरकॉम पर बोलने वाले के दिमाग में पहुंच गई है। उसने खुश होकर कहा, मिस्टर ग्राहम, मैं तुम्हारे दिमाग में हूं। अभी तुम बाएं हाथ से सिगार बुझा रहे हो और दाएं हाथ से कॉफी की प्याली थामे हुए हो। ग्राहम ने मुस्कुराकर अपने पास बैठने वालों से कहा, मैडोना मेरे दिमाग में है। मेरी हरकतों सकनात के बारे में दुरुस्त बयान कर रही है। फिर उसने मैडोना से पूछा, क्या तुम मिस्टर रॉजर की आवाज़ सुन रही हो? हाँ सुन रही हूँ, वो तुम्हारे सामने बैठे हैं। मिस्टर रॉजर सिगरेट सुलगाने जा रहे हैं, तुम इन्हें इसका मौका न दो। मैडोना ने रॉजर के लबो लहजे को दोहराया। फिर उसके दिमाग में पहुंच गई। वह सिगरेट होंठों में दबाए लाइटर चला रहा था। लाइटर से एक नन्हा सा शोला निकला। मैडोना ने रॉजर के मुंह पर फूंक मारकर उसे बुझा दिया। सब हंसने लगे। रॉजर ने फिर लाइटर से शोला निकाला। मैडोना ने फिर उसके जरिए फूंक मारकर उसे बुझा दिया। रॉजर ने मुस्कुराकर पूछा, अच्छा तो ये मैडोना की शरारत है? मैडोना ने कहा, तुम लोगों ने नई मशीन से कामयाब तजुर्बा किया है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रॉजर ने बताया, तुम बेहतरीन खिलाड़ी हो, आइस स्केटिंग की चैंपियन हो, 10 फुट ऊंची छलांगे लगाती हो, जिम्नास्टिक के करतब दिखाती हो। इसके लिए सांसों पर काबू रखना पड़ता है। तुम्हारे रिकॉर्ड के मुताबिक तुम सिर्फ 3 मिनट तक सांस रोक लेती हो। लेकिन ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए जिस शख्स के दिमाग से तुम्हारे दिमाग में टेलीपैथी मुंतकिल की गई है, वो 10 मिनट तक सांस रोक लेता है। तुम्हारे सरहाने की मेज पर स्टॉप वॉच मौजूद है। उसे हाथ में लेकर सांस रोको और बताओ सांस रोकने के सिलसिले में क्या तब्दीली आई है। मैडोना ने स्टॉप वॉच उठाकर उसे ऑन करते ही सांस रोक ली। उसके जहन में यह बात थी कि जिस शख्स की सलाहियतें उसमें मुंतकिल की गई हैं वो 10 मिनट तक सांस रोकता है, लिहाजा उसे भी यही कोशिश करनी चाहिए। स्टॉप वॉच का कांटा अपनी मखसूस रफ्तार से घूम रहा था और वह हैरानी से देख रही थी। 3 मिनट से ज्यादा हो गए थे और उसे मुसलसल सांस रोकने में दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। जब वो बेचैनी महसूस करने लगी और सांस लेना शुरू किया तो 10 मिनट गुजर चुके थे। वो खुशी से ख्याल ख्वानी की परवाज करते हुए बोली, मैंने 10 मिनट तक सांस रोकी है और गॉड मैं क्या से क्या हो गई हूँ। प्लीज मुझे बताओ इस शख्स में और क्या क्या खूबियां हैं जो मुझ में मुंतकिल हो गई हैं। वह खुद ही खूबियों का मुजस्मा थी। चेहरे के नकूश देखने से ताल्लुक रखते। सुबह खेजी की आदत थी। योगा की मेहनत तलब मशकें करती थी। जिम्नास्टिक के कमालात में यकता थी, इसलिए जिस्म निहायत ही खूबसूरत था। उसे देखने से दिल की धड़कनें पागल हो जाती थीं। वह जितनी हसीन थी उतनी ही संगीन भी थी। उसे हाथ लगाने वाला फिर कभी हाथ लगाने के काबिल नहीं रहता था। वह अपनी तन्हाई में किसी मर्द को बर्दाश्त नहीं करती थी। जिस सरकारी शोबे में ट्रेनिंग हासिल की थी वहां खतरनाक वैसी फाइटर समझी जाती थी। हफ्ते में एक बार उसकी जहानत और हाजिर दिमागी के इम्तिहानात होते थे और वह हमेशा ज्यादा नंबरों से कामयाब रहती थी। उसे बताया गया था कि ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए एक रात में 2 टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा हुआ है। इसके अलावा एक जबरदस्त और बासलाहियत जवान के दिमाग में ये इल्म मुंतकिल किया गया है, लेकिन दोनों को एक दूसरे से छुपाया जाएगा ताकि फरहाद या उसके बेटे किसी एक के पास पहुंच जाएं तो उसके जरिए दूसरे टेलीपैथी जानने वालों का सुराग ना लगा सकें। मैडोना ने कहा, इस बार वो हम तक नहीं पहुंच सकेंगे। उन्होंने हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वालों को एक एक करके हलाक किया है। अब मैं उन्हें एक एक करके मौत के मुंह में पहुंचाऊंगी। सुपर मास्टर ने कहा, तुम फरहाद का तमाम रिकॉर्ड पढ़ चुकी हो, उसके एक्शन और रिएक्शन से मुतल्लिक वीडियो फिल्में देख चुकी हो। दोनों पारस अपने बाप से भी आगे निकल रहे हैं। पहले 1 से निमटना मुश्किल था, अब 3 से निमटना पड़ता है। फरहाद को हलाक करने के कितने ही जबरदस्त मंसूबे बनाए गए। कितने ही खतरनाक फाइटर, मक्कार और चालबाज दुश्मन मुकाबले पर आए और मौत के मुंह में चले गए। तुम उसके मुकाबले में तिफले मकतब हो। इतना बड़ा दावा ना करो। वो बोली, अब से पहले हमारे लोग इसलिए मारे गए कि वो फरहाद के मुकाबले में जाते थे या फरहाद उन्हें ढूंढ निकालता था। मैं आप लोगों से रुखसत होकर जहां रहूंगी वहां का पता किसी को मालूम नहीं होगा। मैं फरहाद के मुकाबले पर खुद कभी नहीं जाऊंगी। उसे मेरा नाम और मेरा हुलिया कभी मालूम नहीं हो सकेगा। मुझे कभी कभी उस शख्स की जरूरत पेश आएगी जिसकी सलाहियतें मेरे दिमाग में मुंतकिल की गई हैं। सुपर मास्टर ने कहा, वो शख्स हमारे पास टेलीपैथी का आखिरी सरमाया है। पहले पहल हम ये इल्म अपने लोगों में मुंतकिल करने के लिए कभी फरहाद को और कभी जोजो को ट्रैप करते रहे।
जब ये इल्म हासिल हो गया तो हमने एक शख्स के अंदर इसे मुंतकिल करके पोशीदा रखा है। फरहाद और दूसरे दुश्मन यही जानते हैं कि हमारे पास आखिरी 2 ख्याल ख्वानी करने वाले रह गए हैं। तीसरे का इल्म ना किसी को है ना होगा, लिहाजा तुमसे भी उसका राब्ता कभी नहीं रहेगा। तुम्हारी इतला के लिए कह दूं, मैं भी उसका नाम और पता ठिकाना नहीं जानता। कोई बात नहीं, जब उस शख्स को इस कदर राज में रखा गया है तो मैं उसके बगैर ही काम करूंगी। फिलहाल मुझे ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो तनवीमी अमल करने में खासी महारत रखता हो, और एक ऐसा शख्स भी ज़रूरी है जो प्लास्टिक सर्जरी के अलावा आर्जी मेकअप करने का भी तजुर्बा रखता हो। अच्छी बात है, तुम कहीं भी जाकर अपनी रिहाइश का इंतज़ाम करो। फिर आज शाम 5 बजे दिमागी राब्ता कायम करना। तुम्हारे मतलूबा अफराद की आवाज़ें सुना दी जाएंगी। मैडोना ने मौजूदा रिहाइश का छोड़ दी। उसके सगे रिश्तेदारों में कोई नहीं था। वह दूर के रिश्तेदारों से मिलती नहीं थी। किसी मर्द से दोस्ती करना तो दूर की बात है, वो किसी लड़की के साथ भी ज़्यादा बातें नहीं करती थी। बहुत कम लोग उसे सूरत शक्ल से पहचानते थे। उसने ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए पेरिस में रिहाइश इख्तियार करने का फैसला किया ताकि फरहाद और उसकी फैमिली के करीब रहकर खुद को हम वक्त मोहतात रहने की आदी बनाती रहे। उसने शाम को सुपर मास्टर से रब्ता कायम किया। सुपर मास्टर ने कहा, तुम मेरे दिमाग में रहो और अपने मतलूबा अफराद की आवाज़ें सुनो। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए, फिर रब्ता कायम होने पर कहा, हेलो मिस्टर ब्लैक डेंजर, क्या तुम हो? जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मुझे कहा गया है कि सरकारी तौर पर मुझे कहीं मसरूफ़ रखा जाएगा। क्या यह दुरुस्त है? क्या तुम वही सरकारी आदमी हो? हाँ, मैं वही हूँ, और अफसोस के साथ कहता हूँ कि तुम सरकारी मुलाजमत के काबिल नहीं हो, दैट्स ऑल। उसने रिसीवर रखकर पूछा, मैडोना, क्या तुम इसके दिमाग में पहुंच जाओगी? मैं अभी आ रही हूँ। उसने ख्याल ख्वानी की परवास की। ब्लैक डेंजर के दिमाग में पहुंची। वो बेचैनी महसूस करने लगा, लेकिन यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिमाग में पराई सोच की लहरें हैं। मैडोना ने वापस आकर सुपर मास्टर से कहा, दूसरे शख्स की आवाज़ सुनाओ। उसने फिर फ़ोन के जरिए रब्ता कायम किया, फिर कहा, मैं जे लॉरेंस से बात करना चाहता हूँ। मैं जे लॉरेंस बोल रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं प्लास्टिक सर्जरी के सिलसिले में बात करना चाहता हूँ। बात करो, मैं सुन रहा हूँ। सुपर मास्टर ने कहा, मैं कानून के मुहाफिजों से छुपने के लिए सर्जरी के जरिए चेहरा तब्दील करना चाहता हूँ। इसके लिए मुंह मांगा मुआवजा दूंगा। सॉरी, मैं कानून शिकन नहीं हूँ। मेरे पास आओगे तो सर्जरी के आले से तुम्हारी गर्दन तन से अलग कर दूंगा। जे लॉरेंस ने रिसीवर रख दिया। मैडोना उसके अंदर पहुंच गई थी। वो सोच रहा था, पता नहीं कौन था, भला ऐसी बातें फ़ोन पर की जाती हैं। मेरा ख्याल है इंटेलिजेंस वाले मुझ पर शुबा कर रहे हैं। कितने दिन हो गए कोई मुजरिम तगड़ी रकम लेकर प्लास्टिक सर्जरी के लिए नहीं आया। मालूम होता है मुझे वॉशिंगटन छोड़कर न्यूयॉर्क जाना होगा या ये मुल्क ही छोड़ देना होगा। मैडोना ने कहा, तुम्हारा ये आखिरी ख्याल दुरुस्त है। तुम्हें ये मुल्क छोड़ देना चाहिए। अपना पासपोर्ट निकालो और सफ़र की तैयारी करो। वो दोनों हाथों से सर थामकर खला में तक रहा था और सोच रहा था, मेरे दिमाग में ये आवाज़ कैसी है? ये टेलीपैथी की आवाज़ है। वो चलकर खड़ा हो गया, हैरानी से बोला, क्या आप मिस्टर फरहाद हैं? क्या इतनी बड़ी दुनिया में एक फरहाद ही टेलीपैथी जानता है? मैं सिलसिले में कुछ ज़्यादा नहीं जानता। आप कौन हैं? मुझे ब्लैक लेडी कहती हैं। मैं तुम्हारी खिदमत हासिल करना चाहती हूँ। कैसी खिदमत? मैं जिसका चेहरा तब्दील कराना चाहूँगी तुम प्लास्टिक सर्जरी के जरिए या कभी आर्जी मेकअप के जरिए तब्दील कर दिया करोगे। मैं गैर कानूनी काम नहीं करूँगा। मैडोना खामोश हो गई। उसके चोर ख्यालात पड़ने लगी। वह थोड़ी देर तक इंतजार करता रहा, फिर बोला, क्या तुम चली गई हो? अगर मौजूद हो तो अपना नाम बताओ। ब्लैक लेडी कोई नाम नहीं है। उसे जवाब नहीं मिला। वो परेशान होकर सोचने लगा, क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? भला मेरे दिमाग में कौन बोलेगा? फरहाद के मुताल्लिक ऐसा सुना है, लेकिन वाकई कोई फरहाद इस दुनिया में है इसका यकीन नहीं। मजीद ये कि ब्लैक लेडी बोल रही थी, ये मेरा वाहमा है, कोई नहीं बोल रही थी। मैडोना ने कहा, मैं अब भी बोल रही हूँ। अभी तुमने कहा था कि तुम गैर कानूनी काम नहीं करते। वह टोनी आजकल शिकागो में है जिसने 2 कत्ल किए। तुमने उसे पुलिस वालों की नज़रों से छुपाने के लिए उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की। उसका चेहरा बदल चुका है। उसने अपना नाम रॉजर स्मिथ रख लिया है। शिकागो के मुजाफात में एक अपर टाउन है, वहाँ स्ट्रीट नंबर 45 के 7वें मकान में रहता है। मैंने तुम्हारे दिमाग से उसका फ़ोन नंबर मालूम कर लिया है। वह परेशान होकर खला में तक रहा था। मैडोना ने कहा, राइट ब्राउन एक बदनाम डाकू है, एक बैंक डकैती के केस में मतलूब है। तुमने उसका चेहरा भी बदल दिया। आजकल वो जेम्स हेराल्ड के नाम से मैनहट्टन के एक बंगले में रहता है। मैं अभी ख्याल ख्वानी के जरिए उन दोनों को पुलिस स्टेशन पहुंचाऊंगी। वो तुम्हारे खिलाफ बयान देकर खुद को कानून के हवाले करेंगी। वो बेयकीनी से बोला, क्यों मजाक करती हो? भला कोई डाकू बैंक से लूटे हुए करोड़ों डॉलर क्यों वापस करेगा? कोई कातिल फांसी के फंदे तक क्यों जाना चाहेगा? वो दोनों अपने जुर्म का एतराफ़ कभी नहीं करेंगे। सिर्फ वो नहीं, तुम भी करोगे और इस तरह करोगे। मैडोना ने उसके दिमाग को काबू में करते हुए रिसीवर उठाकर करीबी पुलिस स्टेशन के नंबर डायल करने पर मजबूर किया। वो डायल नहीं करना चाहता था, फिर भी उसने किया। राब्ता कायम होते उसने कहा, मैं प्लास्टिक सर्जरी का डॉक्टर जे लॉरेंस बोल रहा हूँ। थाने के इंचार्ज से बात करना चाहता हूँ। वो बोलना नहीं चाहता था मगर बेख्तियार बोल रहा था।
दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मैं थाने का इंचार्ज बोल रहा हूँ, फरमाइए। उसने कहा, ऑफिसर, मैं अपने बहुत से जुराइम का एतराफ़ करना चाहता हूँ। मैंने बड़े बड़े कातिलों के और बैंक डकैती में मुलविस अफराद के चेहरों की सर्जरी करके उन्हें पुलिस वालों से बचाया है। वो तमाम मुजरिम मुख्तलिफ चेहरों और नामों से जहाँ जहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं, मैं वहाँ तक उनकी निशानदेही करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं 5 मिनट तक गौर करूँगा कि मुझे मुजरिमों समेत खुद को कानून के हवाले करना चाहिए या नहीं। आप 5 मिनट तक इंतज़ार करें। यह कहकर उसने रिसीवर रख दिया। मैडोना ने उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ा तो वह गिड़गिड़ा कर बोला, मैं खुद को कानून के हवाले नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा हर काम करूँगा, तुम्हारे किसी हुक्म से इनकार नहीं करूँगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तुमने मुझे भी टेढ़ा बनने पर मजबूर कर दिया। बहरहाल कल सुबह 9 बजे तुम पासपोर्ट लेकर घर से निकलोगे। मैं तुम्हें मुल्क से बाहर जाने का इजाज़तनामा दिलाऊंगी। मुझे कहाँ जाना होगा, सफ़र के अखराजात कहाँ से आएंगे? तुम इस्तांबुल जाओगे, अखराजात की फिक्र ना करो, जहाँ रहोगे दौलत से खेलते रहोगे। ये उन दिनों की बात है जब मैं इस्तांबुल के एक अस्पताल में था। सुपर मास्टर को मालूम हो चुका था, लेकिन वहाँ मुझ पर ना कातिलाना हमला किया गया, ना ही मुझे कैदी बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि अब से पहले कई बार वो मेरे धोखे में मेरी डमी को गिरफ्तार कर चुके थे। इस बार मैडोना ने कहा था कि पहले वो मेरे फरहाद होने की तस्दीक करेगी, फिर सुपर मास्टर के आदमी मुझे कैदी बनाकर ले जाएंगे। मैडोना ने इसी मकसद के लिए प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर जे लॉरेंस को अपना पाबंद बनाया, तनवीमी अमल करने वाला ब्लैक डेंजर भी। मैडोना के एक मामूली औरत समझकर उसके काम करने से इनकार करता रहा। जब मैडोना ने उसे दिमागी झटके पहुंचाए तो उसने गुलाम बनकर रहने के लिए घुटने टेक दिए। वो पेरिस चली गई। उन दोनों को इस्तांबुल भेज दिया गया। वहां सुपर मास्टर के जासूस ने बताया कि जिसे फरहाद समझा जा रहा था वो ओनील मूरस के नाम से थैल्मा नामी एक औरत के साथ एक बंगले में रहता है। मैडोना ने कहा, मुझे थैल्मा की आवाज़ सुनाओ। उसकी आवाज़ सुनाने के लिए वही किया गया जैसा कि अक्सर मैं करता हूँ। एक जासूस ने फ़ोन पर राब्ता कायम किया। थैल्मा ने घंटी की आवाज़ सुनकर रिसीवर उठाया, फिर बोली, हेलो, कौन है? जासूस ने पूछा, हेलो, मिस्टर साम मूरस मौजूद हैं? वो बोली, सॉरी, साम ने हमेशा के लिए बंगला छोड़ दिया है, आइंदा इस नंबर पर कभी उससे बात नहीं हो सकेगी। थैल्मा ने रिसीवर रख दिया। मैडोना उसके दिमाग में पहुंच गई। वो समझ रही थी मैं अयाशी के लिए थैल्मा के साथ रहता हूँ, और थैल्मा की सोच कह रही थी ओनील कभी मेरे साथ तन्हाई में वक्त गुजारना नहीं चाहता, शायद इसलिए कि मेरी उम्र ज्यादा है या फिर यह कि किसी औरत से दिलचस्पी नहीं रखता। यही बात दुरुस्त है, उसने आज तक किसी औरत से दोस्ती नहीं की। मैडोना उसके ख्यालात पढ़कर उलझ गई। अगर मैं वाकई औरतों से दोस्ती नहीं करता तो फिर मैं फरहाद नहीं हूं, लेकिन जिस तरह मैं नजूमी बनकर पेश गोई करता रहा और टॉम और उसको घर से निकाल दिया, इससे शुबा होता था कि ये इल्म नजूम का नहीं टेलीपैथी का चक्कर है। उस रोज मैंने थैल्मा से कहा था, अभी मैं तन्हाई में आराम करना चाहता हूँ, आज रात को तुम्हारे साथ बाहर जाऊंगा, फिर हम क्लबों और कमार खानों में वक्त गुजारेंगे। मैंने ये भी कहा था कि जल्द ही थैल्मा को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन वो कल सुबह से एक दौलतमंद खातून बन जाएगी, और शायद इस बात का यकीन दिलाया था कि उसके लिए छटे हुए बदमाशों को किराए पर हासिल किया जाएगा जो उसके बॉडीगार्ड्स बनकर रहेंगे। या फिर थैल्मा ने खुद सोचा होगा कि ओनील के जाने के बाद ऐसे बॉडीगार्ड्स रखेगी जो गुंडे बदमाश होंगे मगर वफादार होंगे। मैडोना ने इसी बुनियाद पर सोचा कि मुझे और थैल्मा को गुंडों के दरमियान फंसाया जाए और देखा जाए कि मैं किस तरह वहां से जान बचाकर निकलता हूं। वो ये हकीकत मालूम नहीं कर सकती थी कि मैं तन्हाई में वाकई आराम करने जा रहा हूं या ख्याल ख्वानी करने। वो एक लंबा ड्रामा प्ले करके मेरे फरहाद होने की मुकम्मल तस्दीक करना चाहती थी। वो शाम तक अपने आलकारों के दिमाग में आती जाती रही, इस्तांबुल के गुंडों बदमाशों के मुतालिक मालूमात हासिल करती रही। पता चला एक इलाके के दादा माइकल और किंग ऑफ क्राइम्स के दरमियान जबरदस्त ठन गई है। वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहते हैं और आज माइकल अपने दुश्मन की बहन जूली को अगवा करना चाहता है। मैडोना ने सोच लिया वो रात को जूली के अगवा में माइकल की मदद करेगी। वो जूली के दिमाग में पहुंचकर उसके मजाज को और उसकी रफ्तार गुफ्तार को समझती रही। दूसरी तरफ अपने आलाकारों को हुक्म दिया कि जूली से कदरे मुशाबियत रखने वाली किसी लड़की को अगवा करके खुफिया अड्डे में ले जाओ। वहां उसे आर्जी तौर पर जूली बनाया जाएगा। जब मैं थैल्मा के साथ क्लब में बैठा हुआ था और ख्याल खोनी के जरिए थैल्मा के बेडरूम में नोटों की गड्डियां पहुंचा रहा था, उस वक्त मैडोना हमारे दरमियान नहीं थी, एक नई जूली को तैयार करने में मसरूफ थी। अगर वो थैल्मा के दिमाग में होती तो शायद उसे मेरी ख्याल खोनी का इल्म हो जाता। वो थोड़ी देर के लिए उस वक्त थैल्मा के पास आई। जब मैं उसके साथ माइकल की बस्ती में जा रहा था, उधर उसने असल जूली को अगवा करने के लिए माइकल का रास्ता साफ किया। माइकल जूली को लेकर अपनी बस्ती में आया। अपने भाई के सामने जूली को पेश करते हुए कहा, यह मेरी तरफ से हसीन तोहफा है, इसे दोनों हाथों से उठाकर सारी बस्ती वालों को दिखाओ। माइकल का भाई जूली को उठाने गया। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए उसे उठाने नहीं दिया। माइकल भी उसे दोनों हाथों से उठाने में नाकाम रहा। तब मैडोना का शुबा यकीन में बदलने लगा। वह समझ रही थी कि मैं ओनील के रूप में हूं, लेकिन थोड़ी देर में यकीन डगमगा गया, क्योंकि माइकल के 2 आदमी मेरी हमायत में फायरिंग कर रहे थे। इसका मतलब यह था कि मेरे साथ दूसरे ख्याल ख्वानी करने वाले साथी हैं।
हो सकता है कि ओनील फरहाद की डमी के तौर पर सामने हो और उसके पीछे फरहाद ख्यालख्वानी कर रहा हो। वो इस मामले को हल करने के लिए बड़े सब्र से मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही थी। मैं जिस अंदाज में जूली की इज्जत बचाकर उसे गुंडों की बस्ती में ले जा रहा था और माइकल को भी कैदी बना लिया था, उसके नतीजे में जूली भी मुझे फरहाद समझने लगी और मेरी ज़ात में दिलचस्पी ले रही थी। मैडोना ने जूली को मुझ में दिलचस्पी लेने के लिए छोड़ दिया और खुद डमी जूली पर तनवीमी अमल कराने में मसरूफ़ हो गई। आमिल इस लड़की के दिमाग से उसकी ज़ात को गुम कर रहा था। दूसरे लफ्ज़ों में हैप्नोटिज्म के जरिए बेचारी का ब्रेन वॉश कर रहा था और उसे जूली की शख्सियत में ढाल रहा था। उसके दिमाग में जूली की पूरी ज़िंदगी के वाक़यात नक्श करना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि मैं खुद उसके मुतल्लिक कुछ नहीं जानता था। जब वो मेरी तन्हाई में आई तो मैंने सरसरी तौर पर उसके अंदर झांक कर देखा और उसे किंग ऑफ क्राइम्स की बहन जूली पाकर मुतमईन हो गया। शायद वो लड़की जूली बनकर भी मुझसे फितरतन शर्माती और झिझकती, लेकिन मैडोना उसके अंदर मौजूद थी। यानी जिस्म उस लड़की का था, मगर जिस्म की अदाएं, दिल की धड़कनें, जुबान से अदा होने वाले अल्फाज और खुद सुपुर्दगी का अंदाज मैडोना का था। अगर वो ऐसा ना करती तो लड़की की तरफ से खदशा था कि वो किसी भी वक्त काम बिगाड़ देगी। मैडोना ने पहले किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था, किसी के साथ तन्हाई में चंद मिनट भी नहीं गुजारे थे। वो अपनी जान बचाने, जिस्म को खूबसूरत रखने और जहानत को चमकाने की लगन में रहती थी। मुझे सुपरमास्टर का कैदी बनाने के लिए पहली बार मेरी तन्हाई में मजबूरन आई थी और इसके लिए एक लड़की का जिस्म उधार लाई थी। उसने समझा था किसी दूसरी को पेश करके खुद पारसा बन जाएगी, लेकिन यह उसकी ज़िंदगी का अनोखा तजुर्बा था। वो 4 घंटे साथ रही। इब्तदा में यूं होश उड़ रहे थे कि वो मुझसे मेरी हकीकत उगलवाना भूल गई। शायद वो थोड़ी देर के लिए आई थी। होश हवास काबू में ना रहने के बायस 4 घंटे लग गए। उसने हैरानी जाहिर करते हुए पूछा था कि मैं ख्यालख्वानी कैसे करता हूँ। मैंने उसके सामने ख्यालख्वानी का अमली मुजाहरा किया। वो उठकर जाना चाहती थी, मैं उसे सुला देता। वो दूसरी तरफ मुंह करती, मैं उसे अपनी तरफ करवट लेने पर मजबूर कर देता। ऐसे वक्त उसे मेरे फरहाद होने का यकीन हो गया, क्योंकि मैं कोई डमी होता तो फरहाद ऐसे रंगीन लम्हात गुजारने के दौरान डमी के दिमाग में ना आता। मेरी इतनी सी शराफत को दुश्मन भी तस्लीम करते थे। मैडोना 4 घंटे बाद डमी जूली को मेरे पास से ले गई। इस जूली को तो उसके आलेकारों ने संभाल लिया और मंसूबे के मुताबिक अमल कर रहे थे, लेकिन मैडोना को संभालने वाला कोई ना था। वो पेरिस में अपने कॉटेज के बिस्तर पर पड़ी करवटें बदल रही थी। जो जल उठता था ये पहलू तो वो पहलू बदलती थी। तमाम बदन जल रहा था, जैसे बुखार में फूंक रही हो। अंदर नामालूम सा गुबार भरा हुआ था जो निकल नहीं रहा था। ख्यालख्वानी करने वाला दिमाग धुआं धुआं हो रहा था। वो घबरा कर उठ गई, पंजों के बल उछलती हुई दूसरे हॉलनुमा कमरे में गई। वहां तरह तरह की वर्जिश करने का सामान था। वो मेहनत तलब वर्जिश करके अपने अंदर का गुबार निकालने लगी। बड़ी देर बाद उसे करार आया, मगर आज उस पर अचानक ऐसा हमला हुआ था जिसकी वो तवक्को नहीं कर सकती थी। अक्सर ऐसा होता है कि जंग खत्म हो जाती है, लेकिन उसके आसार रह जाते हैं। धमाकों से गिरने वाली इमारत को दोबारा तामीर किया जाता है। बज़ाहिर पहला सा सुकून हासिल हो जाता है, लेकिन धमाकों की याद रह जाती है। हमलावर का दबदबा लाशऊर में घर कर लेता है। वो मानने को तैयार नहीं थी कि मुझ जैसा बदतरीन दुश्मन उसके हवास पर छा रहा है। उसने एक लेडी डॉक्टर से रुजू किया। डॉक्टर ने अच्छी तरह मुआयना करने के बाद कहा, आपकी सेहत काबिल रश्क है, नॉर्मल भी दिखाई देती हो। फिर सुकून हासिल करने की दवा क्यों मांग रही हो? बस यूं ही, मेरे अंदर कुछ नामालूम सी बेचैनी है। शौहर से कैसे ताल्लुकात हैं? मैंने अभी शादी नहीं की। कोई बॉयफ्रेंड है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम इतनी हसीन हो कि तुम्हारे के इशारे पर दिल वालों का मेला लग जाए। फिर बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है? क्या मर्दों से नफरत है या उनसे दूर रहने की कोई नफसियाती वजह है? मुझसे कुछ ना छुपाओ। मैं किसी को अपने हवास पर हावी होते नहीं देख सकती। इसका मतलब है कोई हावी होना चाहता है, तुम उसे गोली नहीं मार सकती, लिहाजा खुद गोलियां खाकर सुकून हासिल करना चाहती हो, यही समझ लो। मगर मुझे जूद असर दवा दो। वह दवाएं लेकर कॉटेज में आई। डॉक्टर की हदायत के मुताबिक कुछ गोलियां खाकर पानी पिया। फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर कान से लगाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मादाम प्लीज़ हॉटलाइन पर बात करें। उसने रिसीवर रखकर ख्यालख्वानी की परवाज़ की। फिर नायब सुपरमास्टर को मुखातिब किया। उसने कंप्यूटर के जरिए सुपरमास्टर से रब्ता कायम कराया। वो बोली, हेलो मास्टर, मुझे मालूम है फरहाद फिर हाथ से निकल गया है। मैंने उसे गिरफ्तार कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये आपके आदमियों की नाअहली है। सुपरमास्टर ने कहा, तुम्हारी भी गैर जिम्मेदारी है। अगर तुम ख्यालख्वानी के जरिए हरमैन के दिमाग में मौजूद रहती तो कामयाबी यकीनी थी। मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। मैं अभी एक लेडी डॉक्टर से दवाएं लेकर आई हूँ। सीधी सी बात है, फरहाद के सितारे अच्छे हैं, उसके बचाव का कोई ना कोई रास्ता निकल ही आता है। बहरहाल अभी वो इस्तांबुल में ही है, तुम उसे घेर सकती हो। क्या तुम बहुत बीमार हो? नहीं, अब ठीक हूँ। फरहाद जहाँ भी होगा उसे ढूंढ निकालूंगी। एक अफसोसनाक खबर सुना रहा हूँ। तुम्हारे साथ जिस शख्स के दिमाग में टेलीपैथी का इल्म मुंतकिल किया गया था वो बागी हो गया है। यह खबर अफसोसनाक ही नहीं, तशवीशनाक भी है। वो हमारे बहुत से खुफिया इदारों और अहम राजों से वाकिफ़ होगा। हाँ, यह तशवीश की बात है। मैंने तुम दोनों को एक दूसरे से छुपाया था, ये अच्छा ही हुआ।
वो तुम्हारे मुतल्लिक कुछ नहीं जानता, मगर अब मैं उसके मुतल्लिक तुम्हें बता रहा हूँ। वो बताने लगा, उसका नाम जॉन नोवेल है। उसके बाप दादा मशरकी जर्मनी से हिजरत करके आए थे। आधी सदी से अमेरिका के वफादार थे। दादा कई ममालिक में अमरीकी सफ़ीर रह चुका था। बाप वजारत खारजा में मामूली ओहदे पर फ़राइज़ अदा करते हुए एक दिन इसी वजारत खारजा में सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुंच गया था। जॉन नोवेल की भी सियासी खिदमत काबिल कदर थी। इन पर गौर करने के बाद ही उसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारा गया। आज उसने रिपोर्ट दी है कि उसके दिमाग में टेलीपैथी की सलाहियतें नहीं हैं। वो हमारे मुल्क की कोई खिदमत नहीं कर सकेगा। मैडोना ने पूछा, क्या उसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारने के बाद आजमाया नहीं गया था? बेशक आजमाया गया था। उसने बड़ी कामयाबी से टेलीपैथी का मुजाहरा किया था, लेकिन अब वो इनकार कर रहा है। इसकी दो ही वजूहात समझ में आती हैं, या तो फरहाद ने उसका दिमाग उलट दिया है या फिर मास्क मैन ने उसे खरीद लिया है। मैडोना ने कहा, जॉन नोवेल का खानदान आधी सदी से हमारे मुल्क का वफादार रहा है। खुद उसके रिकॉर्ड में ज़रा सा भी धब्बा नहीं। वो नाफरमान और बागी नहीं हो सकता। यकीनन फरहाद ने इंतकामी कार्रवाई की है। उस पर तनवीमी अमल करके उसके दिमाग से ख्याल ख्वानी की सलाहियतें मिटा दी हैं। अगर फरहाद को इसका मौका मिलता तो वह तनवीमी अमल पर तकिया करके उसे जिंदा न छोड़ता, पहली फुर्सत में मार डालता, जैसा कि वो और उसके बेटे ख्याल ख्वानी करने वालों को हलाक कर चुके हैं। उसी वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। सुपर मास्टर के नायब ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर, हम सुपर मास्टर तक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। जॉन नोवेल हमारी कस्टडी में था। अचानक वो मुर्दा पाया गया है। क्या वाकई? लेकिन वो कैसे मर गया? क्या उसे अजियतें पहुंचाई गई थी? जी नहीं। यहाँ पुलिस, फौज और इंटेलिजेंस के आला अफसरान मौजूद हैं। वो इस बात के गवाह हैं कि उसके जिस्म पर कोई निशान नहीं है। समझ में नहीं आता वो बैठे बैठे कैसे मर गया। नायब ने कंप्यूटर के जरिए ये इतला सुपर मास्टर को पहुंचाई। सुपर मास्टर ने कहा, ओ गॉड, मैडोना का ख्याल दुरुस्त निकला। फरहाद ने पहले उसका दिमाग उलट दिया, फिर हमारे सामने चैलेंज के तौर पर उसे पेश किया कि वो ट्रांसफार्मर मशीन की पैदावार को यूं सलाहियतों से खाली कर सकता है। फिर उसे अंदेशा होगा कि बाद में कभी जॉन नोवेल की सलाहियतें बहाल हो सकती हैं। लिहाजा उसने उसकी सांस रोककर उसे मार डाला। मैडोना ने कहा, मैं जा रही हूँ। फरहाद को इस्तांबुल से निकलने नहीं दूंगी। उसने इस्तांबुल के आलाकारों से दिमागी राब्ता कायम किया। एक खास मातियत ने बताया, फरहाद को पूरे शहर में तलाश किया जा रहा है। इस्तांबुल के हर छोटे बड़े मुजरिम के घर में और उसके खुफिया अड्डे में उसे ढूंढा जा रहा है। मैडोना ने कहा, वहाँ के सबसे बड़े बदमाश के बारे में बताओ। उसका नाम गास्कर है। वो मास्कमैन की खुफिया तंजीम का बॉस है। उसका एक बेटा पुलिस अफसर है और वो अपनी बेटी की शादी इंटेलिजेंस के एक बूढ़े डायरेक्टर से करने वाला है। मुझे उसकी आवाज़ सुनाओ। उसकी खास मातियत ने फ़ोन पर गास्कर को मुखातिब किया। मैडोना उसके दिमाग में पहुंच गई। वो बुड़बुड़ाते हुए रिसीवर रख रहा था और ट्रांसमीटर का स्विच ऑन करके कह रहा था, पता नहीं किस कमबख्त ने फ़ोन किया था। कोई जवाब दिए बगैर रिसीवर रख दिया। हाँ, तो मैं कह रहा था, अब एक माइटी पाशा रह गया है। मैं अभी उसकी कोठी में जाकर तलाशी लूँगा। मास्कमैन से कहो मैं आज रात तक फरहाद को ढूंढ निकालूंगा। उसने ट्रांसमीटर को ऑफ कर दिया। मैडोना ने कहा, क्या अपने बाप से बातें कर रहे थे? वो एकदम से घबराकर खला में तकने लगा। उसे फिर आवाज़ सुनाई दी, क्या यकीन नहीं आ रहा कि यह आवाज़ तुम्हारे दिमाग में चकरा रही है और मैं तुम्हारे अंदर बोल रही हूँ? वो जल्दी से बोला, जी हाँ, यकीन आ गया है। आप मादाम रसवंती हैं। क्या टेलीपैथी का ठेका रसवंती और फरहाद ने ले रखा है? बेवकूफ़, अगर मैं रसवंती होती तो फरहाद से दुश्मनी करने पर अभी तुझे मार डालती। तो फिर तुम कौन हो? मैं कोई भी हूँ, मुझे फरहाद चाहिए। क्या तुम भी उसे तलाश कर रही हो? हाँ, यूँ तो अकेली उससे निमट सकती हूँ। जहाँ भी होगा उसकी शारक तक पहुँच जाऊँगी, लेकिन यह भी हो सकता है कि तुम मुझसे पहले फरहाद तक पहुँच जाए और उसे कैदी बनाकर मास्कमैन के पास पहुँचा दे, और ये मैं नहीं चाहूँगी। इसलिए मेरे सामने दो ही रास्ते हैं। एक तो ये कि तू मेरे लिए काम करे और मास्कमैन को बज़ाहिर वफादार बनकर धोखा देता रहे। दूसरा ये कि तेरी इनकार पर मैं तुझे अभी ख़त्म कर दूँ। वह गिड़गिड़ा कर बोला, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं तुम्हारा काम करूँगा। मुझे एक नहीं 1000 बार आजमा कर देख लो, मैं तुम्हारा वफादार साबित होता रहूँगा। चलो उठो, माइटी पाशा के यहाँ उसे तलाश करो। गास्कर एक सोफे में धंसा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ। वो कद में छोटा था मगर मोटा था। जिसामत में खूब फैला हुआ था। बैठने की हालत में वैंडे की तरह दिखाई देता। बेपनाह जिस्मानी कुव्वत का मालिक था। किसी पहलवान को दाव पर ले आता तो उसके छक्के छुड़ा देता। मद्दे मुकाबिल को या तो शिकस्त तस्लीम करनी पड़ती या फिर वो अपने हाथ पांव तोड़वा लेता। वो अपने आदमियों के साथ मेरी कोठी तक आया। खुद अपनी कार में बैठा रहा। उसके आदमी कोठी के अंदर आए, मुझसे बातें की। मेरा जवाब सुनकर मैडोना मेरे दिमाग में पहुंच गई। मैं उसे महसूस न कर सका। वो मेरे दिमाग को टटोल रही थी। मेरे अंदर पाशा की शख्सियत रची बसी थी। दिमाग के किसी भी गोशे में फरहाद अली तैमूर की हल्की सी झलक भी नहीं थी। उसे यकीन हो गया कि मैं माइटी पाशा हूँ और इतनी बड़ी कोठी में बिल्कुल तन्हा रहता हूँ। उसने ये बातें गास्कर को बताईं। गास्कर ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, इसे छोड़ दो। इसने फरहाद को पनाह नहीं दी। फिर जाते जाते मैडोना की हदायत के मुताबिक मुझे ताकीद की कि अगर फरहाद आए तो मैं उसे ज़रूर पनाह दूँ, और जब मैं पनाह दूँ उन्हें मालूम हो जाएगा इधर वो मुझे तलाश कर रहा था, उधर उसकी बेटी टीना को अगवा कर लिया गया। किसने अगवा किया और किस दुश्मनी की बिना पर किया, ये एक बातें कुछ कुछ समझ में आ रही थी
कि शायद मास्क मैन को इसकी गद्दारी का इल्म हो गया है। उसने सजा के तौर पर उसकी बेटी को उठवा लिया है, लेकिन अभी जो चक्कर चल रहा था वो सुपर मास्टर और मेडोना की समझ में नहीं आ रहा था।